गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आइए आज के लेक्चर को आरंभ करते हैं हम। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड को कैसे फोरकास्ट करें हम, ठीक है। डिमांड को क्या हमें फोरकास्ट करना चाहिए? बिल्कुल, क्यों ना करें हम कि हमारा प्रोडक्ट कितना बिकेगा, क्यों ना हम ये पता लगाएं कि हमारा प्रोडक्ट कितना बिकेगा। कोई ऐसा रीजन ही नहीं है कि हम पता ना लगाएं, इसलिए हमें पक्का पता लगाना चाहिए कि फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कैसे रहने वाली है। और प्रोडक्शन उतना ही करना चाहिए जितना डिमांड आपको लग रही है, या उससे बहुत ज्यादा या बहुत कम। कितना करना चाहिए? जितना आपको एक्सपेक्टेड है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी। थोड़ा बहुत डेविएशन आप कर सकते हो, ज्यादा डेविएशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो डिमांड फोरकास्टिंग क्या कोई यूजफुल है, क्या ये हेल्पफुल है? तो हम कहेंगे बहुत सारे बेनिफिट हैं, जिसमें से सिर्फ 5 बेनिफिट मैंने यहां आपके सामने लिखे हैं, ठीक है। पहला बेनिफिट है बेटा प्रोडक्शन प्लानिंग। कितना प्रोडक्शन करके छोड़ूं, कितना प्रोडक्शन करके छोड़ूं कि ना ओवर प्रोडक्शन हो और ना अंडर प्रोडक्शन हो, ना ऐसा हो कि कस्टमर मेरा, ठीक है, खाली हाथ लौट जाए क्योंकि मैंने सामान बना नहीं रखा था, मेरे पास सप्लाई करने के लिए सामान नहीं था। और ना ऐसा होना चाहिए कि मैंने सामान बना के बहुत ज्यादा छोड़ दिया, कस्टमर आया नहीं और सामान पड़ा पड़ा ऑब्सोलीट हो रहा है, खराब हो रहा है। पड़ा पड़ा जो सामान है, एक तो वो ऑब्सोलीट होता है, एक स्टोरेज कॉस्ट यानी रेंट लगता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। एक पड़ा पड़ा सामान जो होता है उसके ऊपर ब्याज लगता है, क्योंकि आजकल सारा ज्यादातर बिजनेसमैन जो है वो लोन लेके काम करते हैं। तो आपने धक्के से सामान बना के छोड़ दिया, वो इस दिवाली बिका नहीं, अगली दिवाली पता नहीं क्या ट्रेंड आएगा, इस क्रिसमस बिका नहीं, अगली क्रिसमस पता नहीं क्या ट्रेंड आएगा, इस ईद पे बिका नहीं, अगली ईद पे पता नहीं क्या ट्रेंड आएगा, ठीक है। तो एक तो ऑब्सोलीट होने का डर, एक पूरा साल स्टोर करके रखो उसको, उसकी स्टोरेज कॉस्ट, और एक पूरे साल का ब्याज, ठीक है। तो इन 3 बड़े खर्चों से बचने के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए भी आपको डिमांड फोरकास्टिंग करनी चाहिए, ठीक है। प्रोडक्शन ना ओवर होना चाहिए ना अंडर होना चाहिए, और इन्वेंट्री आपकी इसीलिए प्रॉपर क्वांटिटी में होनी चाहिए। कोई भी कस्टमर खाली हाथ भी ना लौटे, और कोई भी कस्टमर खाली हाथ ना लौटे इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अपना सारा पैसा उड़ेल दो और फालतू का सामान बना के रख दो। प्राइसिंग पॉलिसी, जहां पर आपका कस्टमर प्राइस सेंसिटिव नहीं है, जहां पर आपका कस्टमर प्राइस सेंसिटिव नहीं है, वहां पर रेट गिराएं या ना गिराएं? ना गिराएं, ठीक है। क्योंकि प्राइस सेंसिटिव तो है नहीं, मैंने रेट गिरा भी दिया तो उसके कोई असर तो पड़ना नहीं। जब उसके कोई असर ही नहीं पड़ना तो मैं रेट क्यों गिराऊं, ठीक है। भी रेट गिराने से डिमांड बढ़े तो रेट गिराओ, रेट गिराने से डिमांड ही नहीं बढ़ रही, फिर क्या फायदा हुआ? उससे उल्टा आपका टोटल रेवेन्यू घटने की बजाय बढ़ जाएगा या बढ़ने की बजाय घट जाएगा? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, आप जो अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग है वो बहुत सोच समझ के रखिए, क्योंकि प्राइस इज अ वेरी, ठीक है, क्रूशियल फैक्टर। और अपने रिलेटेड गुड का प्राइस भी देखिए, उनका प्राइस क्या है, आपका प्राइस क्या है, और इन सब के लिए आपको थ्योरी ऑफ डिमांड का यूज करना होगा, ठीक है, डिमांड फोरकास्टिंग का यूज करना होगा। डिमांड फोरकास्टिंग एक्चुअली में थ्योरी ऑफ डिमांड का ही यूज करती है डिमांड को प्रेडिक्ट करने में, ठीक है, डिमांड की एडवांस में, ठीक है, नॉलेज गेन करने के लिए कि डिमांड कितनी रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोडक्शन प्लान कर सकते हो। मान लीजिए आपको पता है कि इस दिवाली बहुत ज्यादा डिमांड रहने वाली है, तो अगस्त सितंबर में नई मशीन खरीद के उत्पादन बढ़ाओ, या फिर जो आपकी जून जुलाई अप्रैल मई खाली मशीनें पड़ी थी उसमें प्रोडक्शन शुरू कर दो। ये डिसीजन भी आपको लेना सिखाएगा, ठीक है। भी अगस्त सितंबर में आप नई मशीन खरीद के ला रहे हो और फिर एकदम से प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको अगस्त सितंबर में पता चला कि इस दिवाली ज्यादा सामान बिकेगा। अगस्त सितंबर में आपको पता चला इस दिवाली ज्यादा सामान बिकेगा, इसलिए आपने अगस्त सितंबर में आपकी मशीनें देखी कम थी और आपने ज्यादा मशीन खरीद के उत्पादन किया। वही अगर आपको पहले पता होता तो अप्रैल मई जून में आपकी मशीन खाली ना पड़ी थी, उनका यूज कर लेते आप, तो पूरे साल, ठीक है, आप अपनी फैक्ट्री को चालू रख सकते हो अगर आप प्रोडक्शन की एडवांस में प्लानिंग करके चलो, अगर आप डिमांड की एडवांस में प्लानिंग करके चलो तो। इससे बड़े फायदे हैं आपको, बड़े भारी फायदे। इससे आपको अननेसेसरी मशीन्स नहीं खरीदनी पड़ेगी। वो मशीन आपने जो अगस्त सितंबर में खरीदी क्योंकि दिवाली में डिमांड बहुत तेजी से आएगी, आपको एकदम से पता चला, वो आगे फिर पूरा साल आइडल नहीं पड़ी रहेगी। आइडल का मतलब खाली, नो यूज। एडवर्टीजमेंट, सारे ग्राहक पर एडवर्टीजमेंट का एकदम बराबर असर होता है, कहीं कम कहीं ज्यादा। कई लोग एडवर्टीजमेंट से ज्यादा प्रभावित होते हैं, कई कम प्रभावित होते हैं, ठीक है। यंगस्टर एड से ज्यादा प्रभावित होता है,
पापा मम्मी प्रभावित नहीं होते, कहते ऐसे बकवास कर रहे। ठीक है, यंगस्टर जो होते हैं वो ऐड से ज़्यादा जल्दी प्रभावित होते हैं, उनको पटाना आसान है एडवर्टीजमेंट से। ठीक है, फादर मदर ठीक है बाल सफ़ेद ऐसे थोड़ी कर रखे उन्होंने। ठीक है, समझ में आ गई बात। उन पर एडवर्टीजमेंट का असर कम पड़ता है, इसलिए आपने देखा कभी भी एडवर्टीजमेंट में ज़्यादा फोकस उनका कहाँ पर होता है, वो यंगस्टर को टारगेट करते हैं। ठीक है, अच्छा जॉइंट फैमिली वर्सेज न्यूक्लियर फैमिली, किसके हिसाब से ऐड बनाएं? ठीक है, दिवाली में साड़ी पहनाएं हीरोइन को या फिर जींस टॉप में दिखाएं, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है। भी साड़ी में दिखाएं तो फिर फैमिलीज खुश होगी, जींस टॉप में दिखाएं तो लड़के खुश होंगे। ठीक है, तो बताइए क्या करें एडवर्टीजमेंट के अंदर? ठीक है अच्छा, कुछ कुछ होता है तो आपको वहां पर ये डिसीजन लेने होते हैं, आपको वहां पर ये डिसीजन लेने होते हैं कि भी इस दिवाली जो आपका एडवर्टीजमेंट आएगा उसमें आप ठीक है जो आपकी एक्ट्रेस है उसको क्या कपड़े पहनाने वाले हो, दिए हाथ में कितने दिखाने हैं। ठीक है, एंड घर में दादी दिखानी है या नहीं दिखानी। मान लो आपका टारगेट कस्टमर ऐसा है जो न्यूक्लियर फैमिलीज है, तो दादी ना दिखाएं। ठीक है, नुकसान हो सकता है दादी दिखाने से। ठीक है, और अगर आपका टारगेट कस्टमर गांव का कस्टमर है या जॉइंट फैमिलीज है तो दादी का इंपॉर्टेंट रोल बल्कि दिखाएं जो बहू को कुछ सिखाती हुई हो। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो वो आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने होते हैं। तो ये जो डिसीजंस हैं ये डिमांड फोरकास्टिंग ही आपको सिखाती है कि एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी हाई है या लो है। ठीक है, किस टाइप का एडवर्टीजमेंट करें वो सब हम सीखेंगे डिमांड फोरकास्टिंग में। रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्सेज का पहले से इंतजाम करके चलना बढ़िया होता है या एकदम से रिसोर्सेज का इंतजाम करना? पहले से इंतजाम करना है ना, रिसोर्सेज का पहले से इंतजाम करना ज़्यादा बढ़िया होता है बजाय कि हम एकदम से रिसोर्सेज का इंतजाम करें। कैपिटल, पैसों की भी जरूरत पड़ेगी एकदम से, अगर डिमांड एकदम से राइज हो गई तो पैसे कहाँ से लाएंगे एकदम से? पहले से ही पता हो तो आप पैसों का इंतजाम कर सकते हैं। पहले से पता हो तो सस्ती कैपिटल मिल जाएगी, एकदम से पता चलेगी तो महंगी कैपिटल मिलेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए तो ये डिमांड फोरकास्टिंग के बेनिफिट्स हैं। उसके बाद बेटा कि फोरकास्ट कितने टाइप के होते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग का मीनिंग तो आपको क्लियर होगा, डिमांड को डिसाइड करना एडवांस में, दैट इज नोन एज डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक है, फ्यूचर डिमांड को प्रेडिक्ट करना दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग। उसके बाद बेटा टाइप ऑफ फोरकास्ट। एक होता है बेटा इंडस्ट्री डिमांड, एक होता है फर्म के पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड। इंडस्ट्री डिमांड और एक होता है फर्म के पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड। इनमें से कौन सा माइक्रो है? मेरे प्रोडक्ट की डिमांड फर्म, और कौन सा मैक्रो है? इंडस्ट्री डिमांड। ठीक है, स्टील की डिमांड पूरे भारत में कितनी रहेगी? ये इंडस्ट्री डिमांड है या फर्म डिमांड? इंडस्ट्री डिमांड। बस स्टील की डिमांड कितनी रहेगी इन इंडिया? ये इंडस्ट्री डिमांड। फर्म डिमांड क्या है? टाटा स्टील की डिमांड कितनी रहेगी? मेरी कंपनी के स्टील की डिमांड कितनी रहेगी? जिंदल स्टील के डिमांड कितनी रहेगी? ठीक है, और इसमें भी आपको और बारीकी से जानना है। आपको देखना है कि मेरे स्टील की डिमांड स्टेट वाइज कितनी रहेगी, मेरे कंपनी के स्टील की डिमांड। अब जैसे जिंदल स्टील है वो हरियाणा में बहुत ज़्यादा बिकता है, हरियाणा गढ़ है उसका, क्योंकि हिसार उसका मदर प्लांट है। ठीक है, तो जिंदल स्टील जो है उसका जो स्टील है, ठीक है, वो कहाँ ज़्यादा बिकता है? वो हरियाणा में ज़्यादा बिकता है, वो दिल्ली में ज़्यादा बिकता है। ठीक है, इसके अलावा जिंदल के जहाँ जहाँ प्लांट है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा बिकता है। टाटा स्टील की मुंबई में बड़ी ज़बरदस्त डिमांड रहती है। दिल्ली जिंदल का गढ़ है और मुंबई टाटा स्टील का गढ़ है। ठीक है, कोलकाता में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का ज़्यादा बिकता है। तो हर किसी के अपने अपने एरियाज हैं जहाँ पे वे बड़े बादशाह जैसा फील करते हैं, बादशाह जैसी डिमांड
ऑक्यूपाई करते हैं। तो आपको देखना है कि पूरे भारत में स्टील की डिमांड कितनी, उसके मुताबिक आपको अपने खुद की फार्म की डिमांड भी प्रेडिक्ट करनी है। पूरे भारत में स्टील की डिमांड अगर ज्यादा होगी तो नॉर्मली हमारा स्टील भी ज्यादा बिकेगा। पूरे भारत में अगर स्टील की डिमांड कम रहेगी इस साल तो नॉर्मली हमारा स्टील भी कम बिकेगा। ठीक है, फिर हमें एरिया स्पेसिफिक ठीक एनालिसिस भी करनी है कि जिस एरिया में हमारा स्टील ज्यादा बिकता है वहां के लोगों की इनकम पे क्या असर पड़ा है। अगर मैं नेशनल इनकम की स्टडी करूं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है, लेकिन जो कंज्यूमर मेरा प्रोडक्ट खरीदते हैं उन लोगों की इनकम की स्टडी करूं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, पूरे भारत के लोगों की इनकम, नेशनल इनकम, वो इंडस्ट्री डिमांड के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा प्रोडक्ट जो खरीदते हैं उन कंज्यूमर की इनकम कैसी रही इस साल, ठीक है, वो फार्म डिमांड। आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट चाहिए आपको इस चीज के लिए, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट कौन खरीदते हैं उन कस्टमर से बात करना, उनकी इनकम कैसी रही। कस्टमर सारे सच बोलते हैं फोन पे, उनसे पूछेंगे तुम्हारी इनकम कैसी रही देश तो वैसे ही झूठा है। चलो जी, इसी टाइप से आपकी जो डिमांड फोरकास्ट है उसको हम शॉर्ट टर्म डिमांड और लॉन्ग टर्म डिमांड में बांट सकते हैं। शॉर्ट टर्म डिमांड, एक छोटे पीरियड में डिमांड में कितना चेंज आएगा, दैट इज शॉर्ट टर्म डिमांड। एक छोटे पीरियड में कितनी डिमांड रहेगी, दैट इज शॉर्ट टर्म डिमांड। ठीक है, और एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम में डिमांड कितनी रहेगी, कितना उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज आएगा, वो हम लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग में कैलकुलेट करते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर हम 6 महीने या 1 साल का पीरियड लेते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर हम 2 साल, 5 साल, 8 साल, 1 साल से ऊपर का लॉन्ग टर्म और 1 साल से नीचे का शॉर्ट टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म जो डिमांड होती है वो होती है इमीडिएट इफेक्ट आना। इमीडिएट इफेक्ट क्या आएगा, लॉन्ग टर्म का मतलब लॉन्ग टर्म में कितना प्रभाव पड़ेगा। अब मैं 2 चीजों की बात करता हूं। मान लीजिए कि टाटा स्टील महंगा हो गया, टाटा स्टील के प्राइस हाई हो गए, ठीक है, और एक मैं कहूं कि स्टील के रेट हाई हो गए। एक तो मैंने कहा टाटा स्टील के रेट हाई हो गए, एक मैंने कहा स्टील के रेट हाई हो गए। टाटा नहीं, स्टील हाई रेट पे हो गया, और यहां पे भी मैंने एक बार ले लिया कि भी टाटा स्टील हाई रेट पे चला गया। ये जो हाई प्राइस ही चले गए लॉन्ग रेंज में और शॉर्ट रेंज में। अगर सिर्फ टाटा स्टील के प्राइस बढ़े, बाकी स्टील के प्राइस नहीं बढ़े, अगर सिर्फ टाटा स्टील के रेट बढ़े हैं बाकी स्टील के रेट नहीं बढ़े, तो ऑल अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, टाटा स्टील की डिमांड शॉर्ट टर्म में बहुत तेजी से गिर जाएगी। ठीक है, सिर्फ टाटा स्टील के रेट बढ़े हैं, स्टील के रेट नहीं बढ़े, सिर्फ टाटा स्टील के रेट बढ़े हैं, तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि आपकी डिमांड बहुत तेजी से गिर जाएगी। लेकिन सभी कंपनीज के स्टील के रेट बढ़ गए तो शॉर्ट रन में ग्राहक दूसरी कमोडिटी पे नहीं जा पाएगा, क्योंकि स्टील जहां यूज होता है वहां स्टील यूज करना पड़ेगा। महंगा हुआ कोई बात नहीं, एक कंपनी का स्टील का रेट तो महंगा हुआ नहीं, सबका ही महंगा हुआ है, तो शॉर्ट रन में ग्राहक ज्यादा असर नहीं दिखा पाएंगे। यहां पर भी डिमांड गिरेगी लेकिन यहां पर कम गिरेगी, यहां पर ज्यादा गिरेगी। ये हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टॉपिक में किया भी था कि अगर एक पर्टिकुलर ब्रांड के रेट बढ़े बाकी ब्रांड्स के रेट ना बढ़े तो ज्यादा इफेक्ट आएगा, उसकी डिमांड ज्यादा तेजी से गिरेगी। लेकिन अगर सभी, ठीक है, सभी प्रोडक्ट जो सभी ब्रांड हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के वो महंगे हो जाए तो असर कम आएगा। ठीक है, सिर्फ इंडियन ऑयल का पेट्रोल महंगा हो तो इंडियन ऑयल की डिमांड ज्यादा गिरेगी, या फिर सभी ऑयल कंपनीज के ऑयल महंगे हो तो इंडियन ऑयल की डिमांड ज्यादा गिरेगी।
ठीक है। तो अगर आपके खुद के प्राइस गिरे हैं, खुद के प्राइस बढ़े हैं, ठीक है, तो उसका ग्रेटर देन 1 इफेक्ट आएगा, मोर देन प्रोपोर्शनेट इफेक्ट आएगा आपकी डिमांड पर। लेकिन अगर पूरी की पूरी स्टील इंडस्ट्री के अंदर ही रेट हाई हो गए हैं, ठीक है, तो स्टील छोड़ के ग्राहक दूसरी चीजों पे जल्दी से नहीं जा पाएगा। ग्राहक सोचे कि स्टील छोड़ के प्लास्टिक पे चला जाऊं, तो शॉर्ट रन में इतना आसान काम नहीं होगा। लेकिन अगर लॉन्ग रन की मैं बात करूं, तो लॉन्ग रन में अगर टाटा स्टील के रेट हाई हो गए, तो यहां तो इलास्टिक बिहेवियर शो होगा, स्टील के रेट बढ़ने पर भी इलास्टिक बिहेवियर शो हो जाएगा। मैं कह रहा हूं लॉन्ग रन में टाटा स्टील के रेट हाई हो गए, वहां पर तो इलास्टिक बिहेवियर होगा ही होगा। सिर्फ अगर टाटा स्टील के रेट बढ़े तो ग्राहक और जल्दी शिफ्ट करेंगे और उनको टाइम मिल गया एडजस्ट करने के लिए और ज्यादा शिफ्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पूरी स्टील इंडस्ट्री का रेट बढ़ गया तो भी यहां पर ग्राहक बहुत तेजी से घट जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग रन में वो कोई नया प्रोडक्ट ढूंढ लेंगे जिसके अंदर वो स्टील वाले गुण पा ले, ठीक है। तो शॉर्ट रन में स्टील के रेट बढ़े, ग्राहक कुछ कर नहीं पाएगा, सभी कंपनी का स्टील महंगा हो गया, ग्राहक कुछ कर नहीं पाएगा। लॉन्ग रन में सभी कंपनी का स्टील महंगा हो गया, ग्राहक रिस्पॉन्स दिखा सकता है जबरदस्त, ठीक है, और वो स्टील खरीदना ही छोड़ सकता है, वो किसी अन्य, ठीक है, मेटल या मेटलॉयड के ऊपर शिफ्ट हो सकता है। समझ में आ गई बात? इस चीज का ध्यान रखना। जब मैं सिर्फ टाटा स्टील की बात कर रहा हूं तो ब्रांड की बात कर रहा हूं, और जब मैं स्टील शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं जेनरिक गुड्स की बात कर रहा हूं। स्टील को क्या बोलेंगे? जेनरिक गुड्स। जेनरिक गुड्स का मतलब जिसका कोई पर्टिकुलर ब्रांड ना हो, ठीक है, स्टील, व्हीट फ्लोर, ठीक है, सीमेंट या कोई भी और आइटम। अगर सीमेंट के रेट लगातार महंगे रहते हैं, एक कंपनी के या सारी कंपनी के? सारी कंपनी के। स्टील के रेट, सीमेंट के रेट, किसी भी जेनरिक गुड के रेट लगातार महंगे रहते हैं 10 सालों तक, और सभी कंपनीज की, तो ग्राहक वहां पर दूसरे गुड्स को यूज करना शुरू कर देगा, कोशिश करेगा कि वो सब्स्टिट्यूट मिल जाए, वो डिमांड करेगा कि सब्स्टिट्यूट मिल जाए, और सब्स्टिट्यूट डिमांड करने पे आ भी जाएगा मार्केट में, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो अगर लगातार रेट ऊंचे रहते हैं स्टील के रेट हाई है, और ये काफी हाई टाइम तक चलता रहा ये सब, ठीक है, स्टील के रेट हाई है और ये काफी हाई टाइम तक चलता रहा, 10 सालों से लगातार स्टील के रेट हर साल डबल हो जाते हैं, तो लोग स्टील खरीदना छोड़ देंगे लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में तो फंस गए ना, स्टील की आदत पड़ गई उनको, ठीक है, लॉन्ग रन में एडजस्ट कर जाएंगे। ऐसे ही, ठीक है, अगर कोई भी और जेनरिक गुड है, कोई भी और जेनरिक गुड है, तो लॉन्ग रन में लोग उसको सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट रन में सब्स्टिट्यूट करना आसान काम नहीं होगा। तो शॉर्ट रन के मुकाबले लॉन्ग रन में जेनरिक गुड यानी कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री डिमांड के शिफ्ट होने के चांस ज्यादा होते हैं। अगर आप अपने अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाओगे, बाकी लोगों ने नहीं बढ़ाया, फिर तो मोर इलास्टिक बिहेवियर लॉन्ग रन में भी होगा और शॉर्ट रन में भी होगा। लेकिन पूरी इंडस्ट्री की डिमांड क्या शिफ्ट हो सकती है? क्या पूरी इंडस्ट्री तबाह हो सकती है? हाँ, शॉर्ट रन में अगर ऐसा हुआ तो नहीं होगा, इंडस्ट्री तबाह नहीं होगी, लेकिन लॉन्ग रन में अगर रेट लगातार बढ़ते रहे तो पूरी इंडस्ट्री डिमांड गिर सकती है। इस चीज का ध्यान रखना, पूरी इंडस्ट्री की ही डिमांड गिर गई, इसका मतलब कि उस इंडस्ट्री की जगह कोई और इंडस्ट्री डेवलप होने लग गई, तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद है टाइप ऑफ गुड्स। डिमांड फोरकास्टिंग से पहले आपको टाइप ऑफ गुड्स पता होना चाहिए। बहुत सारे टाइप के गुड्स होते हैं, ठीक है। अभी हम जो करने जा रहे हैं गुड्स, वो है कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड। कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड। बुक लेके आए थे आप? तो दे मेरे को। अच्छा, ये वाली थी। देखो, कैपिटल गुड्स क्या है और कंज्यूमर गुड क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। गोलगप्पे क्या है? खाए और खत्म, ठीक है, हजम हो गए। गोलगप्पा, गोलगप्पा हो गए खाने के बाद। चलो, मशीनरी, कैपिटल गुड। कैपिटल गुड का मतलब जो
और गुड्स का प्रोडक्शन करने में काम आए। दोज गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स आर नोन एज द कैपिटल गुड्स। जबकि जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एंड यूज हो जाता है उनका। एंड यूज का मतलब वो फर्दर यूज होंगे या एक ही बार यूज होंगे, एक बार बिक गया, ठीक है, उसके बाद वो मार्केट में दोबारा नहीं आएगा गुड, ठीक है। हाँ, फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर नोन एज द कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। चलिए, आपने एक कार खरीदी, यू परचेज्ड अ कार फॉर हायरिंग सर्विसेज। आप उस कार को टैक्सी ऑन हायर के तौर पे यूज करोगे। कैपिटल गुड या कंज्यूमर गुड? कैपिटल गुड्स। अगर आप उस कार का यूज हायर करने में करेंगे तो क्या आप उसे अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए लेके आए हैं या फिर आप उससे फर्दर सेवाएं दे रहे हैं, फर्दर सर्विसेज दे रहे हैं, आप उससे इनकम कमा रहे हैं, ठीक है, वो कैपिटल गुड्स हैं। क्लियर? वही अगर टैक्सी आप अपने घर के लिए लाते, टैक्सी तो क्या कहूं कार फॉर होम, ठीक है, आपने अपने बेटे को कार ला के दी कि एकेडमी जाता है, कार में जाया कर बेटा, ठीक है, तो वो कैपिटल गुड है, कंज्यूमर गुड है? कंज्यूमर, ठीक है। उससे कोई फर्दर गुड्स का प्रोडक्शन होगा? कुछ नहीं होएगा, ठीक है। चलिए, ऐसे बाइक ऑन हायर कैपिटल गुड है, बाइक फॉर पर्सनल यूज कंज्यूमर गुड है। चलो, अब मुझे ये बताइए कि तुषार ने एक शूइंग मशीन खरीदी, उससे वो कपड़े सील सील के लोगों को देगा, तो वो शूइंग मशीन कैपिटल गुड है या कंज्यूमर? हाँ हाँ, ठीक है, मैंने कब मना किया। और नीलेश ने भी एक शूइंग मशीन खरीदी। नीलेश उसमें से घर के टांके, कपड़े जो थोड़े बहुत फट जाते हैं, तो उसकी बीवी कहती है देख ले, पहले शादी तब भी करूंगी जब तू कपड़े सिलने का वादा करे। तो घर के लिए कपड़ों को सिलने के लिए मशीन लेके आए, शूइंग मशीन फॉर होम कंजम्पशन। ये कंज्यूमर क्यों है? ये वही शूइंग मशीन ये है, वो घर के लिए है, उससे आप इनकम अर्न करोगे नहीं, उससे कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो रहा। तो शूइंग मशीन एक टेलर लेके आए, टेलर बोले तो तुषार, टी फॉर टेलर, टी फॉर तुषार, ठीक है, तो फिर वो क्या हो गई? कैपिटल गुड। और शूइंग मशीन आप घर के लिए लेके आए तो कंज्यूमर गुड, ठीक है। अब जरा आपकी बुक से पढ़ा देता हूं मैं कि शांति पड़ जाएगी। सर डिमांड फोरकास्टिंग का टॉपिक करवा दिया हमारा। देखिए, कैपिटल गुड को और कंज्यूमर गुड को किसको मैं प्रोड्यूसर गुड्स भी बोल सकता हूं, कैपिटल गुड्स को, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। प्रोड्यूसर गुड जो होते हैं, ठीक है, उसमें मशीन आ गई, टैक्सी ऑन हायर आ गया, शूइंग मशीन आ गई, उसमें रॉ मटेरियल भी आ जाएगा। क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल सेल्फ कंजम्पशन के लिए करेगा या फिर इन द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करेगा, फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करेगा, ठीक है। तो याद रखना, रॉ मटेरियल भी एक प्रोड्यूसर गुड है, रॉ मटेरियल भी एक प्रोड्यूसर गुड है, ठीक है। अब रॉ मटेरियल एक प्रोड्यूसर गुड है, रॉ मटेरियल को मैं इन्वेंट्री बोलता हूं, और ये जो कैपिटल गुड्स होते हैं इनको मैं फिक्स एसेट्स बोलता हूं। फिक्स एसेट और इन्वेंट्री को जोड़ दूं तो उसको प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं, ठीक है। कई बार आप प्रोड्यूसर गुड और कैपिटल गुड को इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं, बट कैपिटल गुड की एक खास बात होती है कि वो महंगे होते हैं, ठीक है, जबकि जो इन्वेंट्री है वो जरूरी नहीं है कि महंगी हो, ठीक। इसलिए इन्वेंट्री प्लस कैपिटल गुड ये क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर गुड, ठीक है। अब आप इस चीज को आराम से समझिए। मान लीजिए एक होटल वाले ने आशीर्वाद आटा खरीदा और उस आशीर्वाद आटे से वो क्या करेगा? फूड बनाएगा और लोगों को सर्व करेगा। तो जो उसने आशीर्वाद आटा खरीदा होटल के मालिक ने, ठीक है, जिससे वो फूड प्रिपेयर करवा के लोगों को सर्व करवाएगा, तो वो आशीर्वाद आटा प्रोड्यूसर गुड है या कंज्यूमर गुड है? प्रोड्यूसर, क्योंकि उसका इस्तेमाल फर्दर प्रोडक्शन में हो रहा है,
ठीक है, वो कंज्यूमर गुड नहीं है। कंज्यूमर गुड वो रोटियां हैं जो तुमने जाके होटल में चिपकाई। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो उसके बाद आगे चलते हैं हम। मान लो पिज्जा बेस खरीदने गया नवीन मार्केट से, और पिज्जा बेस खरीद के लेके आया, फिर पिज्जा बनाया, हम सबको खिलाया। हम सब उसके फ्रेंड, टीचर, रिलेटिव हैं। बताइए, जो पिज्जा बेस खरीद के लाया वो क्या था? कंज्यूमर गुड। लेकिन नवीन का होटल है और उसमें वो पिज्जा बेस बाहर से मंगवाता है और पिज्जा बना बना के लोगों को बेचता है। बेचता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड बोलूं या प्रोड्यूसर गुड बोलूं? प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, क्योंकि वो पिज्जा बेस मशीनरी तो है नहीं कि उसको मैं कैपिटल नेचर का गुड बोलूं। ठीक है, लेकिन वो प्रोड्यूसर का गुड जरूर है, क्योंकि खरीदा किसने है? प्रोड्यूसर ने। कंज्यूमर ने तो नहीं खरीदा ना। कंज्यूमर बोले तो जो अल्टीमेटली उसको कंज्यूम करने के लिए खरीदता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। रॉ मटेरियल के क्वेश्चन आ जाएगा, भाई रॉ मटेरियल किसका टाइप है, पार्ट है? प्रोड्यूसर गुड, रॉ मटेरियल। ठीक है, कहां ज्यादा इस्तेमाल होता है, घर में या फिर बिजनेस में? बस। बाकी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितना कराया है बस उतना ध्यान रखो। ठीक है, ये एक्चुअली में मैक्रो इकोनॉमिक टॉपिक्स हैं। ठीक है, और ये हमारे सिलेबस का इतना कोई अहम हिस्सा नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमारा मेनली जो पार्ट है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स ही है। चलिए, तो प्रोड्यूसर गुड्स वे होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में काम आते हैं, और जिन गुड्स का प्रोड्यूसर गुड प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, वो कंज्यूमर गुड भी हो सकते हैं और प्रोड्यूसर गुड। मान लीजिए एक बहुत बड़ी मशीनरी आपने लगाई और उस बड़ी मशीनरी से छोटी मशीन तैयार होती है। बहुत बड़ी मशीनरी लगाई है आपने, उस बड़ी मशीनरी से छोटी मशीनरी तैयार होती है, तो वो बड़ी मशीन कैपिटल गुड है या फिर कंज्यूमर गुड है? प्रोड्यूसर गुड है। उस प्रोड्यूसर गुड से बन क्या रही है? मशीन्स। उन मशीन से क्या होता है? लोग अपना रोजगार चलाते हैं। तो प्रोड्यूसर गुड से प्रोड्यूसर गुड भी बनाए जा सकते हैं। बड़ी मशीनों से छोटी मशीन भी बनाई जा सकती है, जिन छोटी मशीन्स को छोटी फैक्ट्री वाले खरीद के ले जाते हैं और फर्दर प्रोडक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी होती है, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो बनाती है, वो प्रोड्यूसर गुड से प्रोड्यूसर गुड बनाती है। उसका ग्राहक आम जनता नहीं है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का वो क्या करती है, अपने पास उसके पास बहुत बड़े स्केल की मशीनरीज है, उससे वो छोटी मशीन्स बनाती है। ठीक है, और वो मशीन को कौन खरीदता है? नॉर्मली उन मशीन को प्रोड्यूसर ही खरीदता है। तो प्रोड्यूसर गुड से प्रोड्यूसर गुड भी बनाए जा सकते हैं और प्रोड्यूसर गुड से कंज्यूमर गुड भी बनाए जा सकते हैं। तो ऐसा गुड जिससे फर्दर प्रोडक्शन हो, चाहे प्रोड्यूसर गुड का हो चाहे कंज्यूमर गुड का, उसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गुड। ठीक है, ऐसा गुड जिससे फर्दर प्रोडक्शन हो, चाहे कंज्यूमर गुड का और चाहे प्रोड्यूसर गुड देमसेल्फ का, उनको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स। चलिए, मशीन्स, प्लांट एंड इक्विपमेंट। कंज्यूमर गुड्स भी होते हैं जो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि रेडीमेड क्लॉथ्स खरीदे आपने, प्रिपेयर्ड फूड खरीदा आपने, रेजिडेंशियल हाउस खरीदा आपने, ये कंज्यूमर गुड्स है। चलिए, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स को हम स्टडी करेंगे। नॉन ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स जिनको आप बार बार कंज्यूम करते हो, खरीदने के बाद एक बार कंज्यूम करते, वंस कंजम्पशन होता है इनका फॉर वंस, उसके बाद नया ही खरीदना पड़ेगा। ड्यूरेबल गुड्स वे होते हैं जिनका रिपीटेड यूज होता है। ठीक है, दोनों में से नॉर्मली महंगे कौन से होते हैं? ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, आपने देखा कि इंडियंस क्या करते हैं, जब घर में कोई कार आ जाती है तो फिर क्या करते हैं? सबसे पहले तिलक लगाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, मौली का धागा बांधते हैं, मंदिर में ले जाके नारियल फुड़वाते हैं कई लोग, और ज़्यादा आस्था वाले। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी आस्था कितनी है, राइट। लेकिन चलो, तिलक सेरेमनी तो सारे ही कर लेते हैं। ठीक, कभी देखा घर में गोलगप्पे आए और उनके भी तिलक निकाला गया, उनके मौली बांधी गई, क्योंकि कई साल तक काम आए।
10 मिनट, वो भी डिपेंड करता है कि सामने कौन है। क्लियर है? तो जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं, इसलिए उनको खरीदते टाइम इतना सोच विचार किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा, नहीं किया जाता। कोई ना 10 के 3 दे दे, गोलगप्पे दे दे, ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन ड्यूरेबल गुड में कंज्यूमर बहुत सोचता है, ठीक है, क्योंकि वो बार बार काम आते हैं, ठीक है, और वो एक बार खरीद लिया फिर आगे 10-20 साल पत्ता साफ है, अब नया नहीं आएगा वो गुड, तो सोच समझ के खरीदते हैं आप। तो कहां पर ब्रांड को लेकर ज्यादा कॉन्शियस होता है? ड्यूरेबल गुड्स। यहां पर ब्रांड वैल्यू बड़ी मैटर करती है। नॉन ड्यूरेबल में ब्रांड वैल्यू इतनी मैटर नहीं करती। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे जिनके पास अनब्रांडेड बाइक है, मतलब ब्रांड की बाइक नहीं है, बस ऐसी लोकल देसी जुगाड़ है, आती नहीं, कोई खरीदता ही नहीं भाई। आएगी तो तब जब डिमांड होगी, सप्लाई तो अपने आप हो जाएगी अगर डिमांड होगी तो, ठीक है। चलना वैलिड नहीं है सर, बन तो जाएगी, बना भी नहीं है, ऑटोमेटिक पड़ेगा। हाँ, बना तो लेंगे, कोई खरीदेगा जब ना। और गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है कि ब्रांडेड होनी चाहिए, ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई हाँ, कागज जो है वो बन जाएंगे, ठीक है, सही चल रही है तो गवर्नमेंट ने क्या कोई उनसे कमीशन थोड़ी ले रखा है, टीवीएस से, हीरो होंडा से, ठीक है, हाँ टेस्ट तो लेगी। तो लेकिन लोकल कंपनी, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि जुगाड़ का मतलब तुमने साइकिल बना दी, बाइक की है वो सही चलती है वो, लेकिन लोकल ब्रांड की बिकती क्यों नहीं है? मैं तो ये कह रहा हूँ लोकल ब्रांड भी तो बना ही सकते हैं, टेक्नोलॉजी तो आजकल कॉमन हो चुकी है। कोई खरीदता नहीं है भाई, क्योंकि कोई भी बाइक खरीदने जाएगा 100 सवाल पूछेगा, ऐसी क्यों, वैसी क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ठीक है, खरीदता नहीं जल्दी से। जबकि अगर कोई, ठीक है, आप ऐसा आइटम खरीदने जा रहे हो जैसे दूध, तो एक पर्टिकुलर ब्रांड का ही लेके मानते हो, मदर डेयरी का ही लेते हैं सारे हिसार वाले, अमूल का ही लेते हैं सारे हिसार वाले, वीटा का ही लेते हैं, या दूध या कहीं से यार आन दे। जो मिल्क मैन आता है, ठीक है, गली में कोई जा रहा था, रुकना भैया हमारे भी डाल जाना खारत को तो नहीं कहते आप इस तरीके से, वहां पे तो जाके इंक्वायरी करोगे, 20 सवाल पूछोगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं वो रिपीटेड यूज के होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ब्रांड वैल्यू बड़ी मैटर करती है। तो कहां पर एडवर्टीजमेंट करने का महा बेनिफिट है? ड्यूरेबल गुड्स। इस टाइप से आपको डिसीजन लेने होते हैं, क्लियर? चलिए, ड्यूरेबल गुड्स के अंदर दो आ जाएंगे, एक ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड और एक ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड, ठीक है। प्लांट और मशीनरी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड है या ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड है? ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड, ठीक है। और आपने घर के लिए कार खरीदी, वो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड, समझ गए? चलो जी, नॉन ड्यूरेबल गुड्स में गोलगप्पे आएंगे या दूध आएगा? दोनों आ जाएंगे, ठीक है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स में सारे फूड आइटम्स आ जाएंगे आपके, ठीक है, पेरिशेबल प्रोडक्ट सारे आ जाएंगे आपके, ब्रेड, बटर, ठीक है। एक और कैटेगरी है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जो ना पूरी तरह ड्यूरेबल ना पूरी तरह नॉन ड्यूरेबल, जिनका यूज तो करते हैं हम 20-20 साल तक, एक ही बार या 1-1.5 साल। कपड़े, ठीक है, स्पेक्ट्स आपकी, गॉगल्स आपकी, ठीक है, मोबाइल, ये आपके सेमी ड्यूरेबल में चले जाते हैं, ठीक है। बट कोई हार्ड एंड फास्ट डिस्टिंक्शन नहीं है, ये डिपेंड करता है ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर है? ड्यूरेबल नॉर्मली बस याद रखना महंगे होते हैं और रिपीटेड यूज होता है इनका, और ब्रांड वैल्यू बड़ी मैटर करती है यहाँ पर, ठीक है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स के अंदर कंजम्पशन फॉर वंस होता है, सस्ते होते हैं, ठीक है। और जो सेमी ड्यूरेबल होते हैं वो इन दोनों के बीच में होते हैं। सेमी ड्यूरेबल एक बार यूज होता है, कई बार यूज होता है, कई बार, लेकिन इतनी बार भी नहीं जितना ड्यूरेबल यूज। सेमी ड्यूरेबल गुड्स में थोड़ी थोड़ी ब्रांड वैल्यू होती है, थोड़ी थोड़ी नहीं होती। कई लोग कपड़ों के ब्रांड को लेकर कॉन्शियस होते, कई लोग नहीं होते। अब कई बार मैं अनब्रांडेड ले आता हूँ ना, फिर मेरे को लगता है यार घटिया है ये, ब्रांडेड ले आता हूँ फिर लगता है पैसे ज़्यादा लग गए, अब वो दिमाग में कन्फ्यूजन रहती है चलो जी, उसके बाद बेटा कि डिराइव्ड डिमांड क्या होती है, ठीक है, और ऑटोनोमस डिमांड क्या होती है।
डिराइव डिमांड का मतलब कैसी डिमांड? जो अपने आप जनरेट हो या दूसरों से डिराइव हो? अरे पागल, दूसरों से डिराइव हो तभी तो डिराइव्ड नाम है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। डिराइव डिमांड का मतलब जिसकी डिमांड दूसरों से डिराइव हो, और जिसकी डिमांड दूसरों से डिराइव ना हो, इंडिपेंडेंट हो, ऑटोनोमस। बिल्कुल से। अब जैसे घर की डिमांड जो है, होम होना चाहिए मेरा, घर होना चाहिए मेरा, ये हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट है, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है हमारी। ठीक है, ये ऑटोनॉमस डिमांड है। लेकिन अगर घर की डिमांड होगी तो किन किन चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी? सीमेंट, सरिया, स्टील, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल, फर्नीचर, लेबर, पेंट, एक्सेट्रा। चलिए, तो डिराइव डिमांड क्या होती है? जो औरों से डिराइव होती है। अब देखो, सीमेंट की डिमांड सीधी सीधी डिपेंड करती है कि लोग कितना घर ज्यादा बना रहे हैं। इसलिए सरकार क्या कहती रहती है बैंक को सारा दिन? होम लोन सस्ता करो, होम लोन सस्ता करो। सरकार को पता है कि होम लोन सस्ता होगा तो लोग घर ज्यादा बनाएंगे, कम बनाएंगे? उससे एक सेक्टर को बढ़ावा देने से देखो कितने सेक्टर्स को बढ़ावा मिल गया। तो सरकार भी यूज करती है इस डाटा को। ठीक है, तो सरकार बैंक्स पे दबाव बनाती है कि होम लोन सस्ता करो। ठीक है, आरबीआई भी बार बार दबाव बनाता है कि होम लोन सस्ता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक होम लोन की डिमांड बढ़ने से कितनी डिमांड बढ़ गई? व्हीकल लोन इतना सस्ता नहीं जितना होम लोन सस्ता है, और एजुकेशन लोन भी उतना सस्ता नहीं है जितना होम लोन सस्ता है। एजुकेशन लोन उल्टा महंगा है। ठीक है, क्योंकि उसमें डिराइव डिमांड कम है। उसमें डिराइव डिमांड का इफेक्ट काफी सालों बाद आता है। आज एक बच्चे को हमने एजुकेटेड बनाया, ठीक है, तो वो 5-10 साल में जाके एजुकेटेड होएगा, फिर वो इनकम कमाएगा, फिर वो खर्चेगा, इतने में तो मेरी सरकार ही गिर जाएगी। फिर मैं किसको दिखाऊंगा जीडीपी बढ़ी थी मेरी वजह से? ठीक है, समझ में आ गई बात? अब जैसे कि 2002 में भारत में बहुत ज्यादा सड़कों का निर्माण हुआ। उस टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी। उससे भारत को जबरदस्त फायदा हुआ, लेकिन वो फायदा हुआ 2006 में, 2008 में। तब तक बीजेपी की सरकार गिर चुकी थी। तो उसका रियलाइज किया लोगों ने बीजेपी की सरकार गिरने के बाद कि सड़क से कितना फायदा हुआ, इकोनॉमी को कितना भारी बूस्टअप मिला। ठीक है, सभी अखबारों ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से ये सब हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रशंसा उनके कार्यकाल में कम हुई, उनका कार्यकाल छोड़ने के बाद ज़्यादा हुई, वे ज़्यादा पॉपुलर हुए कार्यकाल खत्म होने के बाद। लेकिन इस बार मोदी ने क्या किया? 2014 का चुनाव जीतने के बाद सड़कें पहले बना दी। सबसे पहले ही सड़कें बनाई। पहले ही सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही जोर दिया। बोले पहले सड़क बना लो, कहीं पिछली बार जैसा हाल हो, सड़क बनाए यहाँ पर और मुझे कोई और ले जाए। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ऑटोनोमस डिमांड और डिराइव डिमांड गवर्नमेंट के डिसीजंस में बड़ी हेल्पफुल होती है, आपके लिए भी हेल्पफुल है, आपके बिजनेस के लिए भी। मान लीजिए आपका सीमेंट का बिजनेस है, तो आप ये मत देखिए सीमेंट की डिमांड कितनी रहने वाली है, आप ये देखिए होम की डिमांड बढ़ रही है या गिर रही है। होम की डिमांड बढ़ेगी तो आपकी सीमेंट की डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, होम की डिमांड गिर जाएगी तो सीमेंट की डिमांड भी गिर जाएगी। ठीक है, समझ गए? देखिए आपका मॉड्यूल क्या कहता है? डिमांड फॉर ए कमोडिटी दैट अराइज बिकॉज ऑफ डिमांड फॉर सम अदर कमोडिटी इज कॉल्ड डिराइव डिमांड। ठीक है, जिस गुड की डिमांड दूसरे गुड्स की डिमांड की वजह से अराइज हो, उस डिमांड को डिराइव डिमांड बोलते हैं। डिराइव डिमांड जिससे जनरेट होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? पेरेंट गुड्स। ठीक है, हाँ, पेरेंट गुड्स भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ऑटोनोमस डिमांड से डिराइव डिमांड जनरेट होती है, बट डिराइव डिमांड से ऑटोनोमस डिमांड जनरेट नहीं होती। घर की डिमांड बढ़ेगी तो सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी, बट सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी इसलिए घर की डिमांड बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, क्लियर? चलिए
कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड्स होते हैं, ठीक है, उनकी डिमांड्स को भी हम डिराइव डिमांड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ लाइन है, आल्सो द डिमांड फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज द डिराइव डिमांड। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड भी डिराइव डिमांड होती है। पेट्रोल हम क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमारे पास कार है, तो कार होगी ऑटोनोमस डिमांड, और कार की वजह से पेट्रोल की डिमांड। इंक हम क्यों खरीदते हैं? प्रिंटर वाली, क्योंकि प्रिंटर है हमारे पास, तो प्रिंटर की डिमांड तो ऑटोनोमस है, और प्रिंटर की वजह से इंक की डिमांड होती है, तो वो डिराइव डिमांड है। तो इंक, प्रिंटर की और प्रिंटर खुद, उसमें से पेरेंट गुड कौन सा है? प्रिंटर। पेट्रोल और कार में पेरेंट गुड कौन है? कार। ठीक है, और होम और सीमेंट में होम। चलिए जी, ये डिस्टिंक्शन जो बनाया गया है, ठीक है, ये हर बुक में अलग अलग मिल सकता है आपको, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ, तो इसलिए ये ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। ये बार बार मैं हर बार बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम डिमांड को फोरकास्ट कर रहे हैं। फोरकास्ट का मतलब फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। फ्यूचर को कौन प्रेडिक्ट कर पाया आज तक एग्जैक्टली? कोई नहीं। इसलिए डिमांड फोरकास्टिंग 100% सही होती है या फुल प्रूफ सही होती है? एस्टिमेट होती है। ठीक है चलिए, उसके बाद आती है बेटा प्रोडक्ट डिमांड और इंडस्ट्री डिमांड। पूरे के पूरे स्टील की डिमांड भारत में इंडस्ट्री डिमांड है, और टाटा स्टील की डिमांड फर्म डिमांड है। और अगर मैं फर्म डिमांड को ऊपर ले लेता हूं और इंडस्ट्री डिमांड को नीचे ले लेता हूं, टाटा स्टील की डिमांड डिवाइडेड बाय स्टील की डिमांड इनटू 100, तो आपका शेयर आ जाएगा डिमांड में, कि जो टोटल डिमांड है मार्केट की, उसमें हमारी हिस्सेदारी कितनी है। चलें, उसके बाद है बेटा शॉर्ट रन डिमांड एंड लॉन्ग टर्म डिमांड। शॉर्ट रन डिमांड जो होती है वो मैंने आपको करवा दिया था कि ये शॉर्ट रन डिमांड जो होती है वो पूरी इंडस्ट्री के लिए जल्दी से गिरती नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन में अगर इंडस्ट्री की डिमांड हम देखेंगे तो वो भी गिर सकती है। ठीक है, शॉर्ट रन में एडजस्ट होने के लिए टाइम कम मिलता है, ज्यादा मिलता है? कम। और लॉन्ग रन में एडजस्ट होने के लिए कंज्यूमर को टाइम ज्यादा। तो अगर पूरी इंडस्ट्री में महंगाई चल रही है तो शॉर्ट रन में ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। पेट्रोल महंगा है, चारों तरफ महंगा है, हर कंपनी का पेट्रोल महंगा है, रिलायंस का भी महंगा, इंडियन ऑयल का भी, एचपी का, तो शॉर्ट रन में कंज्यूमर पेट्रोल खरीदने के लिए मजबूर रहेगा महंगा होने के बावजूद, इलास्टिसिटी लेस देन 1 रहेगी। लेकिन लॉन्ग रन में इंडस्ट्री कुछ ना कुछ ढूंढेगी पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट, अगर पेट्रोल के रेट लगातार महंगे रहे तो। ठीक है, लॉन्ग रन का मतलब 10 साल, 20 साल, 50 साल, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश जरूर होगी। चलिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी के रेट, ठीक है, कम हुए, आपके मॉड्यूल का एग्जांपल है, इलेक्ट्रिसिटी के रेट कम हो गए, ठीक है, तो जो यूज है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज का वो ज्यादा होगा, वो बढ़ेगा, बट यूजर जो होंगे वो नए जल्दी से नहीं बढ़ेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी के रेट कम हो गए तो शॉर्ट रन में जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, मान लीजिए जिन लोगों के पास ऑलरेडी एसी है, ठीक है, वो एसी का ज्यादा यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के रेट सस्ते होने से। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा कि जो लोगों के पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो उसका यूज बढ़ाएंगे, सिर्फ नहीं, नए यूजर्स भी मार्केट में आ जाएंगे। ठीक है, जो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो लॉन्ग रन में इफेक्ट ज्यादा दिखेगा कि उससे क्या होगा, उससे कि नए यूजर्स भी आ जाएंगे। एग्जिस्टिंग यूजर्स ज्यादा यूज करेंगे वो तो रहेगा ही रहेगा, नए यूजर भी आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी के रेट कम रहे, उसका शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट भी कम ही रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिसिटी एक जेनरिक गुड है। जेनरिक का मैंने ये नहीं कहा कि एक पर्टिकुलर ब्रांड की इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होगी बाकी ब्रांड की महंगी है, मैंने ये नहीं कहा। ठीक है, मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी ही सस्ती हो गई तो उससे इलेक्ट्रिसिटी का यूज बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा, तुरंत बढ़ जाएगा, तुरंत बढ़ जाएगा, लेकिन नए यूजर इतनी जल्दी नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी के रेट लगातार 4 साल 5 साल कम रह गए तो नए यूजर्स यानी कि गांव के लोग भी जम के एसी का यूज करना आरंभ कर देंगे फिर। ठीक है, क्लियर?
चलिए जी, उसके बाद नॉन ड्यूरेबल गुड्स की जो डिमांड होती है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ज़्यादा खर्चा तो लगना नहीं, गोलगप्पे खाने हैं, ठीक है, ग्रोसरी आइटम, स्नैक्स, मिल्क, सोल्ट, ठीक है, ये आपके नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स होते हैं। इनकी डिमांड डिपेंड करती है डिस्पोजेबल इनकम पर। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब जो टोटल इनकम कमाई है, जो खर्च करने योग्य इनकम है। खर्च करने योग्य इनकम, खर्च करने योग्य इनकम का मतलब टोटल इनकम माइनस इनकम टैक्स, ठीक है, उसको बोलते हैं आप खर्च करने योग्य इनकम। आपकी पर्सनल इनकम में से माइनस कर दीजिए पर्सनल टैक्स, यानी कि जो आपने इनकम कमाई उसमें से माइनस कर दीजिए इनकम टैक्स, फिर बच जाएगी आपकी डिस्पोजेबल इनकम। अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम होगी ज्यादा तो क्या आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे? स्नैक्स तो अभी भी उतने ही खाएंगे क्वांटिटी में, बट अब बढ़िया क्वालिटी के खाएंगे। पहले प्रिया गोल्ड के बिस्कुट खाते थे, ठीक है, अब गुड्डे खाएंगे, काजू बादाम। चलो अच्छा, इसी तरीके से ग्रोसरी आइटम्स जो और है उनमें भी आप ब्रांडेड गुड्स की तरफ बढ़ेंगे अगर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है तो। प्राइस को लेकर यहां पर सेंसिटिविटी रहती है, लेकिन इतनी सेंसिटिविटी भी नहीं रहती, बट कंपैरेटिवली तो रहेगी। अगर आपका प्रोडक्ट, ठीक है, महंगा है आपके सब्स्टिट्यूट से, जबकि क्वालिटी सेम दे रहे हो, तो डिमांड गिर जाएगी, खास तौर पे जहां पे प्राइस सेंसिटिव कस्टमर ज्यादा हो। तो प्राइसिंग का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, खुद के प्राइस का भी और कॉम्पिटिटर के प्राइस का भी और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस का भी। डेमोग्राफी आपको ह्यूमंस और नॉन ह्यूमन दोनों की देखनी है। बीसी के जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम कहते हैं डेमोग्राफी का मतलब किसी एरिया में रहने वाले लोगों का रहन सहन, उनका धर्म, उनके त्योहार, उसको डेमोग्राफी बोलते हैं। यहाँ पे हमें डेमोग्राफी में ह्यूमन और नॉन ह्यूमन दोनों को देखना है, ठीक है। भी देखो आप लोग क्या खाते हो, उसका सीधा सीधा कनेक्शन है आपके कल्चर से। आप हिंदू हो तो आपके खाने का तरीका अलग होगा, हिंदू भी आप दक्षिण भारत के हो तो अलग तरीका होगा आपका खाने का, और उत्तर भारत के हो तो अलग तरीका होगा आपके खाने का, ठीक है। मान लीजिए कि नवरात्रि आ गई, फिर मीट का कम हो जाएगा उत्तर भारत में, वेस्ट बंगाल में बढ़ जाएगा क्योंकि वहां माँ दुर्गा के मीट ही प्रसाद में चढ़ता है, ठीक है। तो वो डिपेंड देखनी पड़ेगी आपको डेमोग्राफी उस एरिया की क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे मीट का प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो वेस्ट बंगाल में आप नवरात्रि में लॉन्च कर सकते हो, उत्तर भारत में तो पाप हो जाएगा ये, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्योंकि यहाँ पर वैष्णव ज्यादा रहते हैं। क्लियर? उस चीज का देखना पड़ेगा आपको कहाँ कौन ज्यादा रहता है। क्लियर? ह्यूमन फैक्टर तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है, कि बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, त्योहार क्या है, ओणम, ठीक है, देखना पड़ेगा। अगर आप केरला में अपना सामान बेचना चाहते हो तो, उत्तर भारत में सामान बेचना चाहते हो तो ओणम देखोगे, ओणम पे बड़े बड़े ऐड दोगे, उत्तर भारत में हरियाणा में ओणम आ गया, डिस्काउंट ले लो। चलिए, अच्छा, पेट्रोल की डिमांड को देखने के लिए हम ऑटोमोबाइल्स को देखेंगे। ऑटोमोबाइल्स जो हैं, ठीक है, उनकी डिमांड कितनी बढ़ रही है। अगर ऑटोमोबाइल्स की डिमांड बढ़ रही है तो पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ेगी। तो नॉन ह्यूमन डेमोग्राफी भी आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए जी, नॉन ड्यूरेबल गुड्स सिर्फ करंट कंजम्पशन के लिए होते हैं और उन पे ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगता, इसलिए बस ये डिपेंड करता है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है तो ब्रांडेड गुड ज़्यादा खरीदेंगे। प्राइस को लेकर लोग सेंसिटिव है जहाँ पर, तो प्राइस आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। बाकी डेमोग्राफिकल स्टडी ज़्यादा करो, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स जो नॉन ड्यूरेबल होते हैं वो डेमोग्राफी पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। चलिए, नॉन ड्यूरेबल गुड्स का तो हो गया, अब ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर आते हैं। ड्यूरेबल गुड्स की खास बात कि यहाँ पर रेट महंगा हुआ तो कस्टमर इस दिवाली नहीं खरीदेगा। मान लो कि तुम मार्केट में गए भुजिया लेने दिवाली पे और महंगे मिले तो अगली दिवाली खरीदोगे। ठीक है, कोई ना, लग जाएंगे 20 रुपये फालतू, 40 रुपये फालतू, 100 रुपये फालतू। गिफ्ट पैक लेने गए, थोड़ा सा महंगा भी है तो ले लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप एसी लेने गए और पता चला कि पहले तो 40 का था अब 60 का हो रखा है, बोले रहने दो, अगले साल देखेंगे, वैसे भी गर्मी तो गई। ऐसे ही बोलते हैं इंडियंस, ठीक है। चले आगे। उसके बाद बेटा कि जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल फैसिलिटी की जरूरत होती है। एसी लगवा तो लूं, वो चला तो को नहीं है, गांव में बिजली कौन रहा है हमारे तो। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। बिजली नहीं रहती गांव में, 24 घंटे में से 2 घंटे बिजली आती है, ठीक है, तो क्या करूं लगवा के, ठीक है। तो गांव वाले एसी इसलिए भी तो नहीं लगवाते,
बोले ठीक है अपना पंखा ठीक है, कूलर ठीक है, बोले एसी का फिर वो चलेगा 15 मिनट, इतने में लाइट चली जाएगी, ठीक है कूलिंग होगी नहीं। अच्छा गांव के लोग जल्दी से स्प्लिट एसी नहीं लेते, लेंगे भी तो विंडो लेंगे ताकि जल्दी कूलिंग हो जाए, 15 मिनट लाइट आए तो चलो कुछ फायदा तो हो, स्प्लिट तो 15 मिनट में पहले मटकेगा ठीक है तो फायदा नहीं है। तो आप हमेशा देखना कि अगर गांव वाले एसी खरीदने आएंगे ना, विंडो एसी की डिमांड करेंगे। शहर वाले कहेंगे श्योर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, खिड़की दरवाजे हैं नहीं हमारे पास, ठीक है, और स्प्लिट लगा दो। चलें, अपनी एकेडमी में स्प्लिट लगाने की कोशिश है हर जगह, ठीक है, यहाँ पर भी, वहाँ पर भी, वहाँ पर भी, ऊपर वाले रूम में भी। क्यों? क्योंकि हम क्लास में शोर नहीं चाहते, शोर हो, ठीक है, क्लियर है। सिर्फ एक विंडो एसी है पूरे एकेडमी में, बाकी सारी जगह स्प्लिट लगे हुए हैं। चलिए जी, अच्छा तो आपको ये देखना होगा कि जो ड्यूरेबल गुड्स है उनके लिए स्पेशल फैसिलिटी की जरूरत होती है, कुछ ना कुछ उनके लिए स्पेशल फैसिलिटी की जरूरत होती है, वो है भी या नहीं है। मान लीजिए किसी गांव में टाटा स्काई की रेंज ही नहीं आती, और कौन सा होता है टाटा स्काई के अलावा? डिश टीवी एयरटेल, किसी की रेंज नहीं है, तो टीवी कोई खरीदेगा क्या उस गांव में? क्या डब्बा सजा के रखना है, ठीक है, शोपीस थोड़ी लगाना है, समझ में आ गई बात। तो फैसिलिटी चाहिए। ऐसे मान लीजिए गाड़ियों की सेल ज्यादा हो तो वो डिपेंड करेगा रोड कितनी अच्छी बनी हुई है, ठीक है। एसी की सेल चाहते हो कि आप ज्यादा हो तो देखो इलेक्ट्रिसिटी के रेट सस्ते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी आसानी से उपलब्ध है क्या, तो ड्यूरेबल गुड्स वहां ज्यादा बिकेंगे जहां पर उनके लिए फैसिलिटी हो, इसलिए वो शहरों में ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि वहां पे सड़कें पूरी है, क्योंकि वहां पर लाइट नहीं जाती, ठीक है, इसलिए शहरों में ड्यूरेबल गुड्स ज्यादा बिकते हैं। चलिए जी, फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स से बड़ा प्रभावित होता है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड। फैमिली कैरेक्टरिस्टिक का मतलब जो गुड आप खरीद लोगे, कार खरीद ली, मान लो हमने कार खरीद के दे दी, हमने कहा हमारे बेटे ने सीए फाउंडेशन में रैंक लेके आया है तो अरविंद को कार भेंट की। अब वो कार अरविंद के नाम की है, चलाएगा अरविंद या सारे चलाएंगे? सारे चलाएंगे। बोले अच्छा तेरी कहां से होगी ठीक है, वो नाम हुआ है कि तेरे लिए स्कूटी लेके आए हैं, चलाएंगे तो सारे, ठीक है, भी नाम हो गया कि दीक्षा के लिए स्कूटी लाए हैं, सारा दिन तोड़ेगा तो उसका भाई उसको, ठीक है, समझ में आ गई बात। पापा भी चढ़ेंगे, सारे चढ़ेंगे उसके ऊपर। तो फैमिली कैरेक्टरिस्टिक बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी एरिया में जॉइंट फैमिलीज बहुत बड़ी बड़ी है तो वहां पर मारुति की स्विफ्ट डिजायर ज्यादा बिकेगी या फिर आर्टिगा ज्यादा बिकेगी? आर्टिगा बिकेगी। तो गुजरात में आर्टिगा ज्यादा बिकती है, ठीक है, और जहां पर छोटी फैमिलीज है वहां पर मारुति की वैगनार, ठीक है, स्विफ्ट, ये ज्यादा बिकती है। क्लियर? तो हर कोई अपने फैमिली का साइज देखेगा, ठीक। चलिए जी, इनकम ऑफ फैमिली, साइज ऑफ फैमिली, ज्वाइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है, एज कैसी है घर के सदस्यों की, घर के सदस्यों में महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, ये सब डिपेंड करेगा ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड में, ठीक है। चलिए, तो ड्यूरेबल गुड्स का डिसीजन इंडिविजुअल डिसीजन होता है, फैमिली डिसीजन होता है? फैमिली डिसीजन नॉर्मली, ठीक है। गोलगप्पे कहां से खाने, आपका डिसीजन है, कोई ये नहीं कहेगा कि हमें भी साथ लेके चल। कार खरीदने जाओगे तो सारे चढ़ेंगे, बोले हम भी देख के आएंगे कौन सी कार लेगा तुम, ठीक है। चलो, रिप्लेसमेंट, ड्यूरेबल गुड्स की एक बहुत बड़ी डिमांड खास तौर पर यूएस के अंदर जो देखने को मिली और इंग्लैंड में देखने को मिली, वो थी रिप्लेसमेंट डिमांड। मतलब लोगों के पास जितने ज्यादा ड्यूरेबल गुड्स थे उतनी रिप्लेसमेंट डिमांड थी। यानी कि गुड्स जो होते हैं वो डेप्रिशिएट होते हैं, डेप्रिशिएट होते हैं तो 5 साल चल जाएंगे, 10 साल चल जाएंगे, 15 साल चल जाएंगे, फिर रिप्लेस तो करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो डेप्रिशिएशन को रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट की डिमांड जो होती है वहां ज्यादा होगी जहां पर लोगों के पास पहले से ही वो गुड ज्यादा हो, ठीक है, जो लोग हैबिचुअल हो चुके हैं। तो शहरों में रिप्लेसमेंट डिमांड बहुत ज्यादा है इस टाइम। क्यों डिमांड बहुत ज्यादा है? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कार है, तो वो कार की जगह नई कार लाना चाहते हैं। पहली कार लाना चाहते हैं शहरों के लोग या कार की जगह नई कार? इससे बड़ा फर्क पड़ेगा, जमीन आसमान का अंतर पड़ेगा। अगर आप पहली बार कार खरीदने जा रहे हो ना तो आप 4 सीटर 5 सीटर खरीदोगे, और अगर आप दूसरी बार कार खरीद रहे हो ना, आप बड़ी कार खरीदोगे, 7 सीटर की 9 सीटर की ढूंढोगे जिसमें सबको घुसा लूं मैं। होती है हैबिट कि अगर आप पहली कार खरीद रहे हो तो आप 4 सीटर 5 सीटर कार खरीदोगे,
जैसे गांव, अब आप हिसार में सेक्टर 14 में आ जाओगे, जो भी नई कार खरीद रहा है 7 सीटर से नीचे खरीदता ही नहीं, कह रहा है चला लिए 4 सीटर तो, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जहां पे रिप्लेसमेंट डिमांड ज्यादा होती है वहां पर बड़ी कार्स की डिमांड ज्यादा होगी, और जहां पर पहली बार कार खरीदी जा रही है वहां पर छोटी कार की डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है, राइट। तो मान लीजिए भी मेरी तो दोनों कार है, लंबी कार भी है मेरे पास और छोटी कार भी है। अब छोटी कार मेरे को पता है वो खरीदेंगे जो पहली बार कार खरीदने जा रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट उनके हिसाब से होना चाहिए, और रिप्लेसमेंट कार में एडवर्टीजमेंट उनके हिसाब से होना चाहिए जो दूसरी बार कार खरीदने जा रहे हैं। दूसरी बार कार खरीदने जा रहा है उसको बेवकूफ़ बनाना मुश्किल है, याद रखना। तो फीचर्स आपको ज़्यादा अच्छी देनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, क्रेडिट फैसिलिटी से भी बहुत डिपेंड करता है। भी मान लो आपको गोलगप्पे खाने हैं तो पहले बैंक से लोन लेने जाते हो, मिल गया तो खा लेते हो लेकिन कार जो है उसके लिए तो पहले आप लोन के लिए अप्लाई करोगे, व्हीकल लोन के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि क्रेडिट फैसिलिटी अच्छी है, इससे ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। क्रेडिट फैसिलिटीज, उनके प्राइस, फैमिली करैक्टरिस्टिक्स, स्पेशल फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, इन सब चीज़ों से आपके ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स की डिमांड प्रभावित होती है। चलिए जी, प्रोड्यूसर गुड की डिमांड कब बढ़ेगी? जब प्रोड्यूसर गुड से जो गुड बनते हैं उनकी डिमांड अच्छी। प्रोड्यूसर गुड से मान लीजिए कंज्यूमर गुड बनता है और उसकी डिमांड पुअर है, तो प्रोड्यूसर गुड की डिमांड भी क्या होने वाली है? कम, ठीक है। याद रखना कि प्रोड्यूसर गुड जो है, ठीक है, उसने कंज्यूमर गुड बनाया, और जो कंज्यूमर गुड हमने बनाया वो बिक नहीं रहे, तो कोई और प्रोड्यूसर गुड खरीदेगा क्या? नहीं, पहले वाली फैक्ट्रीज बंद हो जाएगी। तो जितना एंड यूजर इंडस्ट्रीज बढ़ेगी उतना ही प्रोड्यूसर गुड की इंडस्ट्री भी प्रॉस्पर होगी, ठीक है। बाकी ध्यान रखिएगा, जितना लोअर इंटरेस्ट रेट होगा उतना ही जो प्रोड्यूसर गुड्स है उसकी इंडस्ट्री को फायदा होगा। इसलिए सरकार को जो प्रोड्यूसर गुड्स की इंडस्ट्री है उनको सब्सिडी देनी चाहिए, ब्याज में देती भी है सरकार, लगभग हर सेक्टर में देती है, ठीक है। जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी उतना ही प्रोड्यूसर गुड्स को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी उतना ही पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी, उतना ही कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी और उतना ही प्रोड्यूसर गुड्स की डिमांड भी ऑटोमेटिक बढ़ेगी, ठीक है। तो जनरल सी बातें हैं जो मैंने आपको करवाई है, आप खुद पढ़ते तो भी हो जाती, बट फिर मैंने कहा चलो मेरा फर्ज अदा कर देता हूँ। गुड बाय।